हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन तो हम आपको कराने वाले हैं, लेकिन साथ साथ उसकी व्याख्या भी हमें आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। आज की क्लास में हम आपको 35 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन 35 क्वेश्चन में 70 से 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। तो कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते चलेगा, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें रिवाइज कर सको। और शायद ही यूट्यूब पर भी आपने ऐसी क्लास पढ़ी होगी। आज की क्लास में बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पर लेकर आए, तो क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वामन, भोजराज, कुंतक, भामे। यूजीसी नेट एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भोजराज ने यहाँ पर रीति का एक भेद अवंती को माना है। आइए देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। भोजराज ने अवंती को रीति का एक भेद माना है। आचार्य भोजराज ने अवंती नामक एक अन्य काव्य रीति का परिकल्पना की है। भरतमुनि ने भी अवंती को रीति का एक भेद माना है। तो भरतमुनि के अनुसार भी रीति का एक भेद अवंती को माना गया है। भोजराज के अनुसार रीति के भेद तो वेदर्भी, गोड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी, इनके द्वारा ये रीति के भेद बताए गए भोजराज के द्वारा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाता है। तो वर्तमान में सभी आचार्यों के द्वारा सर्वमान्य रूप से काव्य रीति के मुख्य 3 भेद स्वीकार किए गए। तो अगर हम यहाँ पर वर्तमान की बात करें, सभी आचार्यों के द्वारा जो रीति के मुख्य भेद बताए गए वे 3 स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रीति यहाँ पर संख्या दी गई है और आचार्यों के अनुसार दिए गए हैं। आचार्य भरतमुनि के अनुसार यहाँ पर देख लेते हैं, अवंती दक्षिणात्य और पांचाली मागधी, ये इनके अनुसार बताई गई है। वही भामे की अगर यहाँ पर बात करें तो वैदर्भी और गौड़ी, इनके द्वारा रीति संख्या बताई गई है। वही दंडी के अनुसार वैदर्भी और गौड़ी, वामन के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, रुद्रट के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली, आनंदवर्धन असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा, राजशेखर के द्वारा लच्छोभी, वैदर्भी, मागधी, पांचाली, कुंतक के अनुसार सुकुमार वैदर्भी, विचित्र गौड़ी और माध्यम पांचाली, इनके अनुसार बताई गई है। यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नाट्यशास्त्र के विषय में असंगत कथन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र के 6-7वें अध्याय में रस को समस्त ललित कलाओं का प्राण तत्व मानकर रस व भाव का विस्तृत विवेचन किया है। ऑप्शन 2, नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय व 5000 श्लोक है। ऑप्शन 3, नाट्यशास्त्र के 36वें अध्याय में भरतमुनि ने साहित्यिक समीक्षा के मानदंडों की चर्चा की है। ऑप्शन 4, नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में भरतमुनि ने वाचिक अभिनय के संदर्भ में 4 अलंकारों, 10 गुणों एवं 10 दोषों का वर्णन किया है। आपको यहाँ पर नाट्यशास्त्र के विषय में यहाँ पर कथन दिए गए, तो इसके विषय में कौन सा असंगत कथन है, यहाँ पर आपको पहचानना है। अगर हम यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें, भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में रस को समस्त ललित कलाओं का प्राण तत्व मानकर रस व भाव का विस्तृत विवेचन किया है। ये ऑप्शन यहाँ पर नाट्यशास्त्र के विषय में सही है, इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। यहाँ पर असंगत कथन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय व 5000 श्लोक है, ये भी कथन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नाट्यशास्त्र के 36वें अध्याय में भरतमुनि ने साहित्यिक समीक्षा के मानदंडों की चर्चा की है, यही हमारा कथन इसके बारे में यहाँ पर असंगत कथन है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा। अगर यहाँ पर चौथे ऑप्शन की बात करें, नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में भरतमुनि ने वाचिक अभिनय के संदर्भ में 4 अलंकारों, 10 गुणों एवं 10 दोषों का वर्णन किया है, इसे भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है नाट्यशास्त्र के बारे में। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर असंगत कथन होगा तीसरा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य भरत ने किस रस को नाटक प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? करुण रस, अद्भुत रस, शांत रस, भयानक रस। यूपी पीजीटी 2009 और यूपी टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार किस रस को नाटक प्रयोग में स्वीकार नहीं किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक प्रयोग में जो रस स्वीकार नहीं किया है वे क्या है? शांत रस को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार किस रस को रस नहीं माना गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आपको एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो शांत रस को इनके अनुसार रस नहीं माना गया है। आइए देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। भरत मुनि के सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का निष्पादन किया है। भरत मुनि को रस के आदि आचार्य माना जाता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ है आस्वाद। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। इनका सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग, रस निष्पत्ति, ये सूत्र भी इनका कई एग्जाम में पूछा गया है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संपन्न स्थायी भाव का आस्वादन करते हुए सहृदयजन रस का आनंद लेते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि, मम्मट, दंडी, भामे। यूपी पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अगर हम यहाँ पर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो आचार्य भामे को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। आचार्य भामे काव्य शास्त्र के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये उक्ति भी इनके एग्जाम में पूछी गई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। उनका काल निर्णय भी अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह विवादपूर्ण है, परंतु अनेक प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि भामे 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य हुए। उन्होंने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ के अंत में अपने पिता का नाम रकृत गोविंद बताया है। काव्य शास्त्र पर उनका काव्य अलंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है। यहाँ पर काव्य अलंकार की रचना भी इनके द्वारा की गई है। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुआ था। तो आपके यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तोद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कर्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं रुद्रट, ऑप्शन 2 मम्मट, ऑप्शन 3 वाग्भट, ऑप्शन 4 विश्वनाथ। टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है वाग्भट के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। प्रस्तुत कथन वाग्भट द्वारा दिया गया है। हेतु का तात्पर्य कारण से है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का तात्पर्य उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्य 3 काव्य हेतुओं को माना गया है। कौन कौन से माना गया। प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। मम्मट के अनुसार यहाँ पर शक्ति, निपुणता और अभ्यास। रुद्रट के अनुसार शक्ति, उत्पत्ति और अभ्यास को माना गया है। तो आप ये भी नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनके अनुसार अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही होगा, यजुर्वेद से। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया माना है। यजुर्वेद एक गद्यात्मक एवं पद्यात्मक ग्रंथ है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद एक गद्यात्मक और पद्यात्मक ग्रंथ है। हिंदू पौराणिक के अनुसार वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्राचीन वेद की संख्या ऋग्वेद को दी गई और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रज्ञा नवोन्मेषी शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मम्मट, ऑप्शन 2 कुंतक, ऑप्शन 3 भट्टलोलट, ऑप्शन 3 श्री भट्टोत। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर उक्ति दी गई है प्रज्ञा नवोन्मेषी शालिनी प्रतिभा मता। ये उक्ति आपको बताने की महत्वपूर्ण उक्ति किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो श्री भट्टतोत के द्वारा ये उक्ति दी गई है। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। प्रज्ञा नवोन्मेषी शालिनी प्रतिभा मता अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य जीवन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य की रचना में समर्थ बनाती है। काव्य हेतु में
प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो काव्य हेतु में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रतिभा के महत्व के बारे में भट्टोजी कहते हैं कि प्रज्ञा न उन्मेषी शालिनी प्रतिभा मता, ये इनके द्वारा उक्ति दी गई है। आचार्य कुंतक के द्वारा भी इनका सूत्र दिया गया है, वक्रोक्ति रेव वेदज्ञ भंगे भणितिरुच्यते, इनके द्वारा इनका सूत्र दिया गया है। मम्मट के द्वारा तद दोषो शब्दार्थो साव गुणावलंब करती पुनः क्वापी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते चलेगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भट्ट लोलट की यहाँ पर बात करें, इनके अनुसार अपरिपक्व स्थायी भाव विभाव आदि का संयोग पाकर जब परिपक्व होता है तब इनका नाम रस पड़ जाता है। यह रस मुख्य रूप से अनुकार्य वास्तविक रमादि में रहता है और गौण रूप से नट है। यद्यपि भट्टलोलट ने उक्त मंतव्य में सहृदय का उल्लेख नहीं किया है, तथापि उन्हें मान्य यह होगा कि सहृदय नट नटी के माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है जिसे वास्तविक रमादि से प्राप्त किया गया होगा। तो ये किसके अनुसार है? भट्टलोलट के अनुसार है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भरतमुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? हृदय दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र या इनमें से कोई नहीं। यूपीटीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आचार्य भरतमुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, नाट्य शास्त्र। इनके अनुसार यहाँ पर रस सूत्र का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया गया है। नाट्य शास्त्र को यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और पूछा भी गया है कि नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद कहा जाता है, तो पंचम वेद भी कहा गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो भरतमुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकारों की मीमांसा की है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हम आपके लिए इतना प्रयास करें तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 2? यूपीटीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अनुभाव के कितने भेद होते हैं। अगर हम यहाँ पर अनुभाव के भेदों की बात करें तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई है, जिसमें 33 संचारी भाव और 8 स्थायी भाव है, 4 अनुभाव तथा 2 विभाव है। तो ये भी आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो भरतमुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में कितने भाव की संख्या बताई गई? तो 49 बताई गई, जिसमें 33 संचारी भाव, ये जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्थायी भाव की संख्या 8 बताई गई और 4 अनुभाव और 2 विभाव की संख्या बताई गई है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित, हर्ष चरित, शिवराज विजयम या मेघदूत? यूपीटीटी 2011 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। ऑप्शन यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर मेघदूत की बात करें तो ये तो इनकी रचना नहीं है, शिवराज विजयम भी नहीं है, हर्षचरित भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है, दंडी की रचना है 10 कुमार चरित। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर दंडी की यहाँ पर बात करें तो इन विकल्पों में 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास की रचना है, तो ये भी एग्जाम में पूछी गई है। मेघदूतम कालिदास की रचना है, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हरिश्चरित बाण भट्ट की रचना है, ये भी एग्जाम में पूछी गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? व्यंजना, लक्षणा, शब्द शक्ति या भीदा? यूपीटीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है तो क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अभिधा कहलाती है। आगे देख लेते हैं, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगर हम व्यंजना की बात करें जिसमें व्यंग्यार्थ प्रकट हो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और लक्षण की बात करें जिसमें लक्ष्यार्थ प्रकट हो, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 12वां।
निम्नलिखित आचार्यों में उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आचार्य दिए गए और उनके कालखंड दिए गए, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। आपको यहाँ पर आचार्य दिए गए तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और इनका कालखंड आपको दिया गया है तो आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। मम्मट 14वीं शताब्दी, भामे 9वीं सदी का आरंभ, शंकु 11वीं सदी का उत्तरार्ध, विश्वनाथ 6ठी सदी का मध्यकाल। नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प आपको सही चुनना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर मम्मट की बात करें तो मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध के आचार्य हैं। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर पहले का ए का यहाँ पर तीसरा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार आप अपना समय भी यहाँ पर बचा सकते हैं। अगर आपको 1-2 यहाँ पर क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप अगर आपको 1 या 2 ऑप्शन भी आपके सही होते हैं तो इस प्रकार अपना आंसर आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर भामे की बात करें तो 6ठी सदी का मध्यकाल के आचार्य माने जाते हैं आचार्य भामे। विश्वनाथ की यहाँ पर बात करें तो 14वीं सदी के आचार्य माने। शंकुक की यहाँ पर बात करें तो 9वीं सदी के आचार्य। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं, अगर हम मम्मट की यहाँ पर बात करें तो 11वीं सदी का उत्तरार्ध, भामे की बात करें यहाँ पर 6ठी सदी का मध्यकाल, शंकुक यहाँ पर 9वीं सदी का आरंभ और विश्वनाथ 14वीं सदी के आचार्य है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मम्मट की यहाँ पर बात करें तो आचार्य मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक समझे जाते हैं। वे अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश के कारण प्रसिद्ध हुए। तो इनके ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश। तद 200 शब्दार्थों साव गुणालंब करती पुनः क्वापी, मम्मट की यहाँ पर उक्ति दी गई है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इनका यहाँ पर ग्रंथ भी पूछा गया है और ये उक्ति भी इनकी पूछी गई है। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यही बन रहे हैं। विश्वनाथ की यहाँ पर बात कर लेते हैं। उन्होंने आचार्य मम्मट के ग्रंथ काव्य प्रकाश की टीका भी की है जो एग्जाम में पूछी गई, जिसका नाम है काव्य प्रकाश दर्पण, एग्जाम में पूछी गई है। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले पहले संस्कृत आचार्य, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साहित्य दर्पण, ये भी साहित्य दर्पण से भी पूछा गया है। उनका सूत्र वाक्य रसात्मकम काव्यम, यहाँ पर ये भी इनकी उक्ति पूछी गई है। साहित्य का मूल माना जाता है, वाक्य रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ की उक्ति है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर विश्वनाथ से भी एग्जाम में पूछे गए। अगर हम यहाँ पर शंकुक की बात करें तो भरतनाट्य शास्त्र के व्याख्याता, इनकी व्याख्या प्राप्त नहीं है और अभिनव भारती में इसका उल्लेख मिलता है। भरत के रसूत्र की इन्होंने जो व्याख्या की है वो अनुमितिवाद नाम से प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद तथा साहृदयों का रसानुभव्य मानने वाले सिद्धांत का उन्होंने सर्वप्रथम खंडन किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा खंडन किया गया है, तो शंकुक के द्वारा किया गया है। भामे की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आचार्य भरत मुनि के बाद प्रथम आचार्य भामे ही है। काव्य शास्त्र का काव्य अलंकार, ये इनका ग्रंथ एग्जाम में पूछा गया है, उपलब्ध है। ये अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक माना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में मम्मट से पूछे गए, 3-4 क्वेश्चन आपके विश्वनाथ से पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन आपके शंकुक से पूछे गए और भामे से भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आप इन्हें भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, औचित्य सिद्धांत के अधिष्ठाता आचार्य कौन है? आनंदवर्धन, वामन, कुंतक या क्षेमेंद्र? यूपी टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बताना है कि औचित्य सिद्धांत के अधिष्ठाता आचार्य कौन है। औचित्य सिद्धांत आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर औचित्य सिद्धांत की बात करें तो इसके अधिष्ठाता आचार्य आचार्य क्षेमेंद्र। ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर आपको कुछ संप्रदाय दे गए और यहाँ से यूजीसी नेट 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिद्धांत और सिद्धांतकार यहाँ पर दिए गए। वक्रोक्ति सिद्धांत भी एग्जाम में पूछा गया, तो आचार्य कुंतक। रीति सिद्धांत वामन, औचित्य सिद्धांत जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है आचार्य क्षेमेंद्र, और ध्वनि सिद्धांत के आचार्य माने गए आनंदवर्धन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वन्यालोकलोचन ग्रंथ किस आचार्य का है? राजशेखर, महिम भट्ट, भोजराज, अभिनव गुप्त? आपको यहाँ पर बताना है कि ध्वन्यालोकलोचन ग्रंथ किस आचार्य का है। अगर हम यहाँ पर बात करें ध्वन्यालोकलोचन ग्रंथ की, तो ये है महत्वपूर्ण ग्रंथ है आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा रचित। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। ध्वन्यालोक
आचार्य आनंदवर्धन कृत काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर यूजीसी नेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। राजशेखर काव्य मीमांसा ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक एग्जाम में पूछा गया है। भोजराज का सरस्वती कंठाभरण एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी क्लास आपको पहले कभी नहीं मिली होगी यूट्यूब पर, जो हम आपको जानकारी दें। अगर आपने जानकारी भी ये पहले भी पढ़ाई होगी, लेकिन इतनी जानकारी आपको पहले कभी नहीं आपने देखी होगी यूट्यूब पर। तो हम आपको इतना बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपको हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। और अपने भाई बहन में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहे। देख लेते हैं अपना 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर ग्रंथ दिए गए और आपको लेखक दिए गए हैं, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। लिरिकल वेल्ड्रस वुडवर्थ, द फाउंडेशंस ऑफ एथलेटिक्स रिचर्ड्स, एथलेटिक्स क्रोचे, कुवलियानंद कोलरिज। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यूजीसी नेट एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, लिरिकल बैलेट्स ये वुडवर्थ का ग्रंथ है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। द फाउंडेशन ऑफ एथलेटिक्स ये रिचर्ड का है, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एथलेटिक्स ये क्रोचे का है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कुवलियानंद ग्रंथ को कोलरिज का नहीं है, तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगर हम कुवलियानंद ग्रंथ की यहाँ पर बात करें, तो अप्पई दीक्षित के द्वारा इसकी रचना की गई है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हम यहाँ पर बात करें, लिरिकल बैलेट्स वुडवर्थ का यहाँ पर ग्रंथ है। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये कोलरिज का है, तो यहाँ पर कोलरिज का ग्रंथ कौन सा है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो ये कोलरिज का ग्रंथ है। कुवलियानंद अप्पई दीक्षित का ग्रंथ है। एथेटिक्स ये क्रोचे का है। द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स ये रिचर्ड्स का ग्रंथ है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। और यूजीसी नेट एग्जाम 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। काव्य काव्य है गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है। प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देते हुए चलना है। काव्य काव्य है गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वे गुण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, वह गुण कहलाता है ओज गुण। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। काव्य काव्य है गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, ओज गुण कहलाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। तो जहाँ पर किसी वाक्य में पढ़ने या सुनने में हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसे काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए या हृदयगत शांति का बोध हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। तो माधुर्य, प्रसाद गुण और ओज गुण से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, प्रतिदर्श, भाषा दर्श, काव्य दर्श या काव्य शास्त्र। यूपी टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दंडी का जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वह है काव्यादर्श। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर कुछ आचार्य दिए गए हैं और ग्रंथ दिए गए, और यहाँ से क्वेश्चन 2017 में यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। दंडी के अगर यहाँ पर बात करें काव्यादर्श, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मम्मट का ग्रंथ भी काव्य प्रकाश एग्जाम में पूछा गया है। पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ भी रसगंगाधर पूछा गया है। तो ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। शब्दार्थ सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा की गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन 2 आचार्य मम्मट, ऑप्शन 3 आचार्य भामे, ऑप्शन 4 आचार्य विश्वनाथ। यूपी टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको यहाँ पर बताना है कि शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 18वें का जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर आचार्य भामे होगा। ये उक्ति दी गई है आचार्य भामे के द्वारा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर कुछ उक्ति दी गई है और आचार्य दिए गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूजीसी नेट 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। शब्दार्थों सहित काव्यम ये आचार्य भामे की उक्ति है जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। वाक्य रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ की उक्ति यहाँ पर दी गई। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तद 200 शब्दार्थों साव गुणालंब करती पुनः क्वापी मोहम्मद की उक्ति भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 सही युग्म चिन्हित कीजिए। वेदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। यूपीटीसी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सही युग्म चिन्हित करना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही वेदर्भी माधुर्य यही हमारा सही युग्म है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। वेदर्भी माधुर्य जो हमारा सही यहाँ पर आंसर है। वेदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है माधुर्य व्यंजक वर्ण रचना ललितात्मका अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त है। तो ये किसका कथन है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ का कथन है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 अनुभाव के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दे कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। यूपीटीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अनुभाव के 2 भेद होते हैं तो कौन से भेद होते हैं ये आपको बताना है। अपना आंसर दीजिए। तो अनुभाव के 2 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं कायिक और सात्विक होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन कालिदास, ऑप्शन 2 माघ, ऑप्शन 3 भारवी, ऑप्शन 4 दंडी। यूपीटीसी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर संस्कृत काव्य के पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है ये आपको बताना है। यहाँ पर आचार्य दिए गए हैं, आपको बताने के कौन से आचार्य होंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है आचार्य दंडी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। संस्कृत काव्य पद लालित्य के लिए दंडी की प्रसिद्धि सर्वाधिक है। दंडी की प्रसिद्ध रचना है काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित। दोनों ही रचनाएं एग्जाम में पूछी गई है। माँ की शिशुपाल वधम, भारवी की कीर्तार्जुनियम प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछी गई है। माँ की शिशुपाल वधम भी पूछी गई है और भारवी की कीर्तार्जुनियम रचना भी एग्जाम में पूछी गई। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 नाट्य शास्त्र के प्रणेता है भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। यूपीटीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है। अगर हम यहाँ पर नाट्य शास्त्र की यहाँ पर बात करें तो आचार्य भरत मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो इसके प्रणेता कौन है आचार्य भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। पंचम वेद भी किसे कहा गया है नाट्य शास्त्र को कहा गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है। इनकी प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। तो आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की गई। आपको यहाँ पर क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेगा, आपको पूछ लेगा कि आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किन किन अलंकारों को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे देगा और एक ऑप्शन अलग दे देगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखते चलना है कौन कौन से इनके 4 अलंकार दिए गए हैं। तो यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा इनके द्वारा की गई है। नाट्य शास्त्र के 6ठ और 7वें अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि के रसों की संख्या 8। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके द्वारा रसों की संख्या 8 मानी गई है। शांत रस को इनके द्वारा रस नहीं माना गया है। तो शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो आपके यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको पहचानना है। यहाँ पर आपको रचनाकार दिए गए और उनके यहाँ पर सिद्धांत भी दिए गए। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। आपको यहाँ पर बताना कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगर हम यहाँ पर भुक्तिवाद की बात करें तो भुक्तिवाद के आचार्य यहाँ पर मम्मट नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही नहीं है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद इनके द्वारा दिया गया है, शंकुक के द्वारा अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो अगर हम यहाँ पर बात करें भुक्तिवाद की, तो भुक्तिवाद के प्रणेता है भट्टनायक। तो आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर आपको वाद दिए गए हैं और प्रवर्तक दिए गए हैं और यूजीसी नेट 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट, अनुमितिवाद शंकुक और भुक्तिवाद भट्टनायक का है और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है। अगर हम यहाँ भुक्तिवाद की बात करें तो यहाँ पर भट्टनायक का है, जो मम्मट का नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं है मम्मट के द्वारा। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यहाँ पर आचार्य भिखारी दास के द्वारा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्य अलंकार, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। यूपीटीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम भिखारी दास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की यहाँ पर बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से काव्य निर्णय इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। आइए देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ। भिखारी दास जी के ग्रंथों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो रस सारांश संवत 1799 में इसकी रचना की गई। छंदार्णव पिंगल संवत 1799 में इसकी रचना की गई। काव्य निर्णय संवत यहाँ पर 1803, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, यहाँ पर नाम प्रकाश कोश यहाँ पर 1795, विष्णु पुराण भाषा दोहे चौपाई में, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश शतरंग संस्कृत अमर कोश भाषा पद्य में है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अमर प्रकाश की बात करें तो संस्कृत अमर कोश भाषा पद्य में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काव्य निर्णय जिसकी रचना यहाँ पर किसके द्वारा की गई है, भिखारी दास के द्वारा की गई है 1803 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 10, 3, 15 या 8। यूपीटीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर मम्मट के अनुसार पूछा गया है कि इनके द्वारा काव्य गुण कितने माने गए हैं। अगर हम यहाँ पर मम्मट की बात करें, इनके द्वारा काव्य गुणों की संख्या मानी गई है 3। यहाँ पर ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 10 उल्लास अध्याय है। यहाँ पर इनके द्वारा काव्य प्रकाश की रचना की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, कुवलयानंद के रचयिता है रूप गोस्वामी, अप्पई दीक्षित, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। यूपीटीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर पूछा गया कि कुवलयानंद के रचयिता कौन है। अगर आपने पिछला यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कुवलयानंद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। कुवलयानंद के रचयिता है अप्पई दीक्षित। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। शास्त्रीय यहाँ पर काव्य शास्त्र ग्रंथ दिए गए और आचार्य भी यहाँ पर दिए गए और यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया है। उज्ज्वल नीलमणि यहाँ पर रूप गोस्वामी का यहाँ पर ग्रंथ है। कुवलयानंद अप्पई दीक्षित का ग्रंथ है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। साहित्य दर्पण भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया है, तो आपको ये यूपीटीजीटी 2002 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे दंडी, भामे, उद्भट, राजशेखर। अगर हम यहाँ पर बात करें अलंकार सिद्धांत की, तो आचार्य भामे के द्वारा अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आचार्य भामे। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामे थे। भामे ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की, तो इनके द्वारा काव्य अलंकार ग्रंथ भी लिखा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। तो इनका काव्य अलंकार ग्रंथ 6 परिच्छेदों में विभक्त है। कौन कौन से यहाँ पर परिच्छेद दिए गए हैं और विषय दिए गए हैं। प्रथम परिच्छेद काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण। द्वितीय और तृतीय में अलंकार निरूपण। चतुर्थ में 10 दोषों का निरूपण। पंचम में न्याय विरोधी दोष निरूपण। षष्ठ में
शब्द शुद्धि निरूपण। तो आप यहाँ पर भी इन्हें भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? भामे ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने, मम्मट ने। यूपीटीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो ध्वनि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था आनंदवर्धन के द्वारा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर आप देखें, काव्य के विशिष्ट तत्वों के रूप में ध्वनि का सर्वप्रथम प्रयोग नवम शताब्दी में के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान, यहाँ पर कश्मीरी विद्वान कौन है? आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। तो ध्वन्यालोक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी नेट 2008 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पर आचार्य और उनके काल विभाजन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आचार्य भामे की यहाँ पर बात करें तो 6ठी सदी ईस्वी इनका काल रहा है। दंडी की यहाँ पर बात करें तो इनका भी 6ठी सदी इनका काल रहा है ईस्वी में। आनंदवर्धन की यहाँ पर 9वीं सदी के प्रारंभ इनका काल रहा है। और मम्मट की यहाँ पर बात करें 11वीं सदी का अंत इनका काल रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ किसका है? धनंजय, वामन, मम्मट या भरत मुनि? यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने की काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ किसका है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ लिखा गया है वामन के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर यूजीसी नेट 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको ग्रंथ दिए गए, उनके ग्रंथकार दिए गए और उनका जीवन काल भी दिया गया है, जो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है, 1वीं सदी इनका जीवन काल है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आचार्य वामन के द्वारा लिखा गया है और 8वीं सदी का अंतिम चरण इनका जीवन काल है। 10 रूपक धनिक धनंजय के द्वारा लिखा गया है। 11वीं सदी ईस्वी का प्रारंभिक चरण इनका काल है। काव्य प्रकाश मम्मट के द्वारा 11वीं सदी ईस्वी के अंत में लिखा गया है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है? 23, 27, 33 और 37। यूपीटीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने पिछले क्वेश्चनों को ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपको यहाँ पर बताने की रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? अगर हम यहाँ पर रसों के संचारी भाव की कुल संख्या की बात करें तो 33 होती है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। संचारी भाव की संख्या 33 निर्धारित की गई है। भरत मुनि के द्वारा की दी गई सूची के अनुसार इस प्रकार है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और सुखे, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमरस, अवहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क और स्वटन इनके द्वारा आचार्य भरत मुनि के द्वारा ये दी गई है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। और संचारी भाव की संख्या 33 निर्धारित की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? यहाँ पर आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र का कौन सा व्याख्याकार नहीं है, ये आपको बताना है। भट्ट, लोलट, क्षेमेंद्र, शंकु, अभिनव गुप्त। यूपीटीजीटी 2001 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अपना आंसर दीजिए। अगर हम आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार की बात करें तो कौन नहीं है? तो आचार्य क्षेमेंद्र नहीं है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। भरत मुनि के रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दरस, निष्पत्ति। इस सूत्र के व्याख्याकार है भट्ट लोलट जो 9वीं सदी के आचार्य रहे हैं, आचार्य शंकु 9वीं शताब्दी के आचार्य रहे हैं, भट्ट नायक 11वीं शताब्दी और अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो आचार्य क्षेमेंद्र नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्षेमेंद्र यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, वाक्य रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भामे, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। यूपीटीजीटी 2001 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर परिभाषा दी गई वाक्य रसात्मक काव्यम।
ये काव्य परिभाषा के प्रस्तुतकर्ता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से आचार्य विश्वनाथ के द्वारा यह यहाँ पर परिभाषा दी गई है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर उक्ति दी गई और 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, आचार्य भामे की उक्ति एग्जाम में पूछी गई है। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ की उक्ति है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ की उक्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तद 200 शब्दार्थो गुणम गुणावलंब करती पुनः क्वापी, ये मम्मट की उक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा या आर्थी व्यंजना। DSSB TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध पर अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसका है? यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। अरस्तु, लोंजाइनस, प्लेटो, IA रिचर्ड्स। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है अरस्तु के द्वारा, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य भट्टनायक, आचार्य भट्टलोल्लट, आचार्य डॉक्टर नगेंद्र। DSSB PGT 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भट्टनायक। साधारणीकरण का सिद्धांत आचार्य भट्टनायक के द्वारा दिया गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण अवलंबनत्व धर्म का होता है। भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। रस निष्पत्ति के प्रसंग में साधारणीकरण शब्द अपना विशेष महत्व रखता है। साधारणीकरण कृत का अर्थ है किसी वस्तु विशेष का सार्वजनीन वस्तु बनाना। रस सिद्धांत में साधारणीकरण के बिना रसानुभूति नहीं हो सकती। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट भी ये बन जाते, तो आप इन्हें भी नोट करते ही चलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास आपको कैसे लगी? इन 35 क्वेश्चनों में हमने आपको 80+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए। अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा है तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है आपके एग्जाम के लिए क्लास। तो क्लास आपको कैसी लगी, कैसा आपको कंटेंट लगा, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास से आपको अगर ज़रा भी फ़ायदा हुआ है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।